बच्चों हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 11th के 10वें चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व में 2 भाग आप देख चुके हैं। पहले भाग में आपने भौतिक गुणधर्मों, इनके परिचय के बारे में आपने जाना, जहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया, ठीक है। परमाणु त्रिज्या यानी कि आकार किस तरह से वेरी करता है उसके बारे में बताया, और पिछली क्लास में हमने कुछ रासायनिक गुण यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जो पहला और दूसरा वर्ग है ना, उसको मैं साथ में लेकर के चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों में आप कंपैरिजन करेंगे तो 99% चांसेस है कि वहां पे समानताएं आपको मिलेगी, ठीक है। 99% एक जैसे रहेंगे, कुछ एक जो यहाँ पे रासायनिक गुण होते हैं वो अलग हो जाते हैं, बाकी भौतिक गुण तो सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब रासायनिक गुणों के तहत हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे उसका भाग सेकंड। बात करते हैं रासायनिक गुण भाग 2 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिया कराएंगे किससे? वायु से। वायु से क्रिया कराएंगे, ठीक है। वायु में बहुत सारी गैसें हैं, आपको पता है, ठीक है। तो वहां पे क्रिया करके जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वर्ग है वो क्या बनाते हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से स्टार्ट करते हैं। यदि मैं पहले वर्ग की बात करता हूँ, दूसरे वर्ग की बात करता हूँ, तो ध्यान से समझना। यदि पहले वर्ग के जो यहाँ पे सदस्य हैं, यानी कि पहले वर्ग के जो तत्व आ रहे हैं, वो यहाँ पे वायु से क्रिया करके क्या बनाएंगे, तो ध्यान से समझना। वायु से क्रिया के फलस्वरूप इनकी चमकीली सतह, जो इनकी चमकीली ब्राइट वाली जो सतह होती है, ऑक्साइड बनने के कारण मलिन हो जाती है। यानी कि जब तक ये वायु से क्रिया नहीं करेंगे तब तक तो ये क्या करेंगे, आराम से तारों की तरह चमकते रहेंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने क्रिया की किसके साथ में, वायु के साथ में, यानी कि जैसे ही ये वायु के संपर्क में आएंगे तो जो इनकी चमकीली सतह होती है वो मलिन हो जाती है, यानी कि वो काली पड़ जाती है, यानी कि चमक वहां से खत्म हो जाएगी। यानी कि हमें यदि फर्स्ट ग्रुप के सदस्यों में यदि चमक चाहिए तो उनको हमें वायु से बचाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही चमक हटी, मलिन हुई, तो यहाँ पे एक लेयर जम गई। वो किसकी लेयर है? वो है भाई किसकी? ऑक्साइड की लेयर है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो कुछ तत्वों के बारे में बताया गया है कि इनकी सतह किस तरह से यहाँ पे मलिन होती है, कौन सी सतह स्थायी है। तो ध्यान से समझना। लिथियम की सतह स्थायी रहेगी, सोडियम और पोटेशियम की सतह मलिन हो जाएगी, ठीक है। जबकि रूबिडियम और सीजियम की हम बात करते हैं तो ये जलने लगते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जेई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। जेई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ग फर्स्ट में, यानी कि पहले वर्ग में ऐसे कौन से तत्व हैं जो वायु के साथ क्रिया में, वायु के साथ संपर्क में आकर के जलने लगते हैं। तो आपका वहां पे आंसर था रूबिडियम और सीजियम, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन भी आपको बता देता हूं। पहला ऑप्शन रूबिडियम दिया हुआ था, दूसरा सीजियम दिया हुआ था, तीसरा लिथियम दिया हुआ था, फोर्थ दिया हुआ था ए और बी, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन आप वहां पे मार्क कर सकते थे, फोर्थ आंसर, और आराम से 2 नंबर ले सकते थे, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वही आपके एग्जाम में कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो वहां पे ये सब चीजें छोटी छोटी तरीके से पूछी जाती है, ठीक है। क्लियर है? यानी कि थ्योरी आपने अच्छे से कर ली तो वहां पे इजीली एक एक दो क्वेश्चन आपके निकलते रहेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे वर्ग की। अच्छा जी, आइए, यदि हम बात करते हैं तो यहां भी एक ही बात होगी, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया 99% चीजें वही होने वाली है, ठीक है। ये भी क्या कर रही है, ये भी क्या कर रही है, वायु के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना रही है। ये भी क्या करेगी भाई मेरे, वायु के साथ क्रिया करके चमकीली सतह क्या करेगी, ऑक्साइड यहाँ पे बना लेगी, और जो सतह है वो क्या हो जाएगी, मलिन हो जाएगी। जिस तरह से आपने देखा कि यार लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम के बारे में यहाँ बताया गया है, वैसे ही यहाँ पर है। तो आपको पता है कि सर यदि अब आगे यदि कभी क्वेश्चन आता है कि वर्ग 2 में ऐसा कौन सा तत्व है जो वायु के साथ संपर्क में आने पे जलने लगता है, तो आपका आंसर वहां पे बेशक क्या होना चाहिए, बेरियम होना चाहिए। लेकिन यदि मैं बात करता हूं तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये दोनों की सतह क्या होगी, स्थायी होगी, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कैल्शियम की और एसआर स्ट्रोंशियम की, तो यहाँ पे नम वायु के साथ, नम वायु में क्या होगी, इनकी सतह मलिन हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। नम वायु यानी कि थोड़ी सी आर्द्र वायु। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ से ढेरों क्वेश्चन आराम से एग्जामिनर बना सकता है। क्लियर है? 1-1 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है। चलो जी, बढ़े आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे कुछ एक रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है। इन रिएक्शंस में आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पे ऑक्साइड बनता है, कौन यहाँ पे पेरोक्साइड बनाएगा, कौन यहाँ पे सुपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं
एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि जो आपके इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं उनमें से एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन ज्यादातर आते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तो कोई बनता नहीं है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन जो बनेंगे वो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, वो हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, और वो आपको पता भी है। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप पहली रिएक्शन देखिए, पहली रिएक्शन में क्या कर रहा हूँ, 4 मोल Li यानी कि लिथियम के ले रहा हूँ, ठीक है, और उसकी क्रिया में किससे करा रहा हूँ भाई, मेरे O2 से करा रहा हूँ, ऑक्सीजन से करा रहा हूँ। अच्छा जी, आपने यहाँ पे देखा कि भैया इसने क्या बना लिया, यहाँ पे ऑक्साइड बना लिया, ठीक है, लिथियम का इसने क्या कर लिया, ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी मैंने बात की यहाँ पे क्या, सोडियम के 2 मोल की क्रिया मैंने 1 मोल O2 से कराई, तो यहाँ पे क्या बना भाई मेरे, यहाँ पे 2 मोल थे Na के, तो यहाँ पे Na2 बन गया, यहाँ पे O2, यानी कि इसने क्या बना लिया, पेरोक्साइड बना लिया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, कोई सा भी हमने दूसरा कोई भी तत्व लिया हुआ है, उसकी O2 से क्रिया करा रखी है, MO2 बनेगा, इसे हम बोलेंगे सुपर ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे M की कुछ एक वैल्यूज रहेंगी। M को आप क्या ले सकते हैं, क्या आप लिथियम ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते, क्या सोडियम ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते। आप यहाँ पे M को RbCs यानी कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हो गया कि भाई यदि मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले तो लिथियम की, लिथियम क्या बनाएगा, तो लिथियम भैया क्या बना रहा था, ऑक्साइड बना रहा था। लिथियम क्या बना रहा था, ऑक्साइड बना रहा था। सोडियम क्या बना रहा है, ध्यान से देखेंगे, सोडियम क्या बना रहा है, सोडियम यहाँ पे पेरोक्साइड बना रहा है, सोडियम यहाँ पे पेरोक्साइड बना रहा है। अच्छा जी, अब बात करते हैं बाकी के जो सदस्य हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या बना रहे हैं मेरे भाई, ये यहाँ पे सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं, ये यहाँ पे सुपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है, बोलो भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही वाला पूछा जाता है कि सेकंड वर्ग के सदस्यों में, द्वितीय वर्ग के सदस्यों में, द्वितीय वर्ग के सदस्यों में या फिर फर्स्ट वर्ग के सदस्यों में, फर्स्ट वर्ग के सदस्यों में लिथियम ऑक्साइड बनाता है, पेरोक्साइड बनाता है या सुपर ऑक्साइड बनाता है। सोडियम कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ग के हैं, कौन से भैया, फर्स्ट वर्ग के सदस्य। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको वैसे ध्यान रखनी ही है। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन और बनता है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा पीछे भी। तो वहां पे दिखा हुआ है कि यार एस खंड के जितने भी तत्व होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत बार कि सोडियम जो होता है, आप लैब में भी एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है, लैब में आपने देखा होगा कि जो सोडियम होता है, Na होता है, उसको भाई कहाँ पे रखा जाता है, उसको एक केरोसिन के पात्र में रखा जाता है, उसको एक केरोसिन के पात्र में रखा जाता है। सर एक केरोसिन के पात्र में क्यों रखा जाएगा भाई, केरोसिन के पात्र में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि यदि इसको बाहर रखते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या होता है, जलने लग जाता है, ठीक है, क्या कि ये वायु के संपर्क में ना आए, ठीक है, और ये यहाँ पे जलने लग जाए, ठीक है। तो आप आराम से जो केरोसिन में सोडियम रखा हुआ है उसको एक बार बाहर निकालो, ठीक है, आराम से जलने लगेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बड़े आगे चलो जी, देखो आ जाओ, अगली हम बात करते हैं ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन से क्रिया देखो किस तरह से होगी, पहले मैंने वायु से क्रिया कराई, ठीक है, वायु में कोई सी भी गैस हो सकती है। अब मैं पर्टिकुलर यहाँ पे किसको ले रहा हूँ, ऑक्सीजन को ले रहा हूँ, ठीक है। तो समझो बात को, प्रश्न की क्वेश्चन के फॉर्मेट में यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फर्स्ट ए वर्ग के तत्व O2 की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सामान्यतः तो क्या बनाएंगे, सामान्य ऑक्साइड बनाएंगे, पेरोक्साइड बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे ऑक्साइड भी बनेगा। लिख लो इसको, फर्स्ट ए की हम बात कर रहे हैं और हम सेकंड ए की भी बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ए क्या बनाएगा, ऑक्साइड बना रहा है, ऑक्साइड ये यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे पेरोक्साइड भी बनाएगा, ये यहाँ पे सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा, ठीक है। लेकिन बात आ जाती है यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए सेकंड ए वर्ग के तत्वों में, ठीक है, तो ध्यान रखना सेकंड ए जो है ना वो सिर्फ ऑक्साइड और पेरोक्साइड बनाएगा, ठीक है। यानी कि वो क्या बनाएगा, सिर्फ ऑक्साइड और पेरोक्साइड बनाएगा, यह सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके वर्ग फर्स्ट के जो सदस्य हैं वो क्या क्या बनाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्साइड बनाते हैं, पेरोक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं।
और सेकंड ए के वर्ग के सदस्य क्या क्या बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए सर ऑक्साइड बनाएंगे, परऑक्साइड बनाएंगे, बट ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, तो इसको आप आराम से ध्यान रखें। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है। क्लियर है? चलो जी बढ़े आगे, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन देख लो। एक और क्वेश्चन बाकी है, देख लो भाई। सेकंड ए वर्ग के तत्व सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं बनाते? अब अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना, एग्जामिनर का मन है कुछ भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट ए वर्ग देखा, ऑक्साइड बनाया, परऑक्साइड बनाया, सुपर ऑक्साइड बनाया। ठीक है, लेकिन सेकंड ए वर्ग के सदस्यों ने भैया यहाँ पे सुपर ऑक्साइड बनाया क्यों नहीं? ठीक है, तो इसका रीजन आपसे पूछे तो रीजन आप ध्यान रखें, एक ही रीजन अभी तक चलता हुआ आ रहा है, वो क्या है भैया? आईपी, आयरन विभव की हम बात कर रहे थे। ठीक है, आपको पता है सर रेडियस जैसे ही बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, आईपी का मान कम होते हुए नजर आएगा। ठीक है, यानी कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाया जाता है तो यहाँ पे आईपी का मान क्या होता है भैया? कम होता है। ठीक है, आईपी का मान कम होता है, और यहाँ पे क्या होता है भैया? यहाँ पे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब आवर्त में यदि हम जा रहे हैं तो वहां पे जो रेडियस है ना वो कम होती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो रेडियस बढ़ती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि इनके आईपी का मान अधिक होता है। देख लो भाई, इधर से इधर जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो आईपी का मान अधिक होगा इसे, क्योंकि द्वितीय वर्ग इधर आता है, आईपी का मान अधिक होता है। यह सीधे ही अपना इलेक्ट्रॉन O2 अणु को दान नहीं कर पाते हैं, इस कारण से सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो रीजन आपको ध्यान रखना है कि आईपी का मान, इनके आईपी का मान ज्यादा होगा। ठीक है, ये सीधे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को O2 अणु को दान नहीं करेंगे। ठीक है, और O2 को यदि दान नहीं किया तो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड बनना तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक, नामुमकिन है। क्लियर है? बड़े आगे चलो जी। अब देखो भाई, पोटेशियम मोनोऑक्साइड, पोटेशियम परऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और बेरियम परऑक्साइड, इनके सूत्र मुझे लिखने हैं। ठीक है, तो रिएक्शन के रूप में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। K2O, K2O2, KO2, BaO, BaO2। यदि बात करें यहाँ पे पोटेशियम मोनोऑक्साइड, ठीक है, मोनोऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो एक आनी चाहिए, तो आपको पता है ये वाली। अच्छा जी, दिया हुआ है पोटेशियम परऑक्साइड, तो वो क्या हो जाएगा? K2O2। अगला दिया हुआ है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा? KO2। ठीक है, अगला दिया हुआ है यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड, तो BaO, और ये यहाँ पे BaO2 बेरियम परऑक्साइड। ठीक है, वैसे आपको यदि ये चीजें याद है ना, ये वाली कहाँ गई भाई? ये वाली चीजें यदि याद है, ठीक है, तो आप वैसे भी यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, चलो जी, यानी कि रिएक्शन यदि मैं नहीं कराता हूँ तब भी आप इसको कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने करा दिया। चलो जी, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, लगातार 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको, 16-17 की बात थी। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्या था भैया? तो आपको पता है सर ये वाला। ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग ऊंचाई पर या फिर बोल सकते हैं पहाड़ों पर किस रूप में किया जाता है, किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन ग्रहण करने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं तो आप जैसे ही मान लो कि कभी भी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपको, है ना, ये तरीका हर बार एग्जाम में काम आएगा। ये आप क्लास 12th में जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे भी ये वाली चीज काम आएगी, वहां पे पहाड़ वाले 1-2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम करेंगे। जैसे ही आप पहाड़ पे जाते हैं, ठीक है, तो पहाड़ से रिलेटेड कोई सी भी चीज आ जाए ना भाई, तो वहां पे एक चीज ध्यान रखो कि यार जैसे ही आप पहाड़ पे जा रहे हो वैसे वैसे भैया O2 में क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। और भैया जैसे ही आप पहाड़ पे चले गए तो आपको वहां पे ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए जीने के लिए। ठीक है, यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो भैया बहुत ही बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही पहाड़ वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक केमिस्ट्री में बनते हैं, यदि पहाड़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, पर्वतों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो वहां पे ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा। यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए ये यहाँ पे एक उपयोग हमारा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना भी, ऑक्सीजन ग्रहण करने में क्योंकि इनका स्थायित्व कम होता है तथा इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता ज्यादा होती है। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन जो है ना आपको क्लास 12th में जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी नजर आएगा, वहां भी हम ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए करते हैं यूज। ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं यहाँ पे, अब जितने भी हमने ऑक्साइड पढ़े थे उनका स्थायित्व का घटता हुआ क्रम पूछ ले तो नॉर्मल है। ठीक है, पहले ऑक्साइड होता है, फिर परऑक्साइड होता है, फिर सुपर ऑक्साइड सबसे कम स्थायी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हमने? ऑक्साइड। ठीक है, सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है, उसके बाद में परऑक्साइड, उसके बाद में सुपर ऑक्साइड। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई समस्या किसी को हो तो बताओ? नहीं है तो एक बार छापो फटाफट से, फिर बढ़ेंगे आगे। इसको क्वेश्चन को देख लो एक बार। हाँ जी, छाप लिया, चलो बढ़ते हैं आगे, आ जाओ भाई। अब ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन, एस खंड का ऐसा कौन सा ऑक्साइड जो Al2O3 के साथ O3 के समान प्रकृति रखता है? यानी कि एस खंड का ऐसा कौन सा ऑक्साइड है
जो Al2O3 के साथ यहाँ पे समानता रखता है, तो आप सीधा याद रख सकते हैं ये क्या होता है, बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड की यदि हम बात करते हैं तो बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में क्या दर्शाएगा, यहाँ पे विकर्ण संबंध दर्शाएगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आएगी जब हम बेरिलियम का असंगत व्यवहार पढ़ेंगे, वहां पे आपको बेरिलियम और एल्यूमिनियम का मैं विकर्ण संबंध बता दूंगा। ठीक है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है तथा Al2O3 उभयधर्मी प्रकृति का होता है, अतः BaO भी उभयधर्मी प्रकृति का यहाँ पे होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एक प्रश्न दिए हुए हैं, क्या होता है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बताया है सर यहाँ पे रिएक्शन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सोडियम परऑक्साइड की क्रिया किससे करानी है, जल से करानी है। ठीक है, तो H2O2 बनता है, लेकिन बनेगा कैसे, सबसे पहले पता होना चाहिए सर। सुपर सोडियम ऑक्साइड परऑक्साइड क्या होता है, तो भैया ये होता है Na2O2। ठीक है, बढ़ो आगे, जल से भी क्रिया कराएंगे तो आपको पता है सर ट्वाइस H2O। ठीक है, अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं इसकी तो ध्यान से समझना। अच्छा, ये कैसे बना, देखो भाई, सोडियम परऑक्साइड, वापस आओ पीछे। ठीक है, परऑक्साइड की हम बात करते थे तो यहाँ पे 2 ही तो आता था ना। ठीक है, तो यहाँ भी हमने वही किया, Na2O2। अच्छा, यदि हम क्रिया कराते हैं तो ध्यान से समझना, यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो सोडियम कितने नजर आ रहे हैं, 2 नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो आप बोलेंगे सर 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, मैं काम में लेना चाहता हूँ सिर्फ 2। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ से मैं आराम से उठा लूंगा। तो यहाँ से समझो, यहाँ से मैंने क्या किया, 2 तो सोडियम उठाए। ठीक है, और 2 ही मैंने क्या ले लिया, यहाँ से ऑक्सीजन ले लिए और 2 हाइड्रोजन यहाँ से मैंने पकड़ लिए। ठीक है, तो आपका काम ये बन गया कि सर ये तो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे समझो, यहाँ पे कितने अब ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो आपको पता है सर ऑक्सीजन मेरे 2 बचे हुए हैं। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन मैंने 2 काम ले लिए, तो हाइड्रोजन कितने बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं। यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O2 यानी कि सोडियम H2O2 यहाँ पे आपका बन जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बना ही सही, और यहाँ पे आपका H2O2 भी बन गया। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है, बढ़े आगे। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। सोडियम परऑक्साइड की क्रिया अब किससे करानी है, अम्ल से करानी है। तो सोडियम परऑक्साइड चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, Na2O2 और ट्वाइस ऑफ HCl। अब आपको पता है सर, जब भी क्लोरीन Na को देखेगा तो वहां पे एक चीज बनेगी, क्या, NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने सोडियम दिए हुए हैं, तो आपको पता है सर 2 सोडियम दिए हुए हैं, तो 2 सोडियम में काम में ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये लो भाई। अच्छा, यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 हो गए क्योंकि आगे मैंने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, 2 को यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हो गया, तो 2 NaCl हमारे बन गए। अब आपको पता है सर यहाँ से ऑक्सीजन कितने बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं। अच्छा, हाइड्रोजन कितने बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं। तो वापस से मेरा क्या बनने वाला है, H2O2 बनने वाला है। यानी कि यहाँ पे बात ये हो गई कि सोडियम परऑक्साइड चाहे अम्ल से क्रिया करे चाहे वो जल से क्रिया करे, हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे H2O2 मिलने वाला है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं यहाँ पे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, किसकी हम बात कर रहे हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की क्रिया जल से कराएंगे तब भी आपका वही बनेगा, क्या, देख लो भाई, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्या होगा, KO2 होगा, जल से भी क्रिया करेगा। तो आपको पता है सर यहाँ पे पोटेशियम कितने दिए हुए हैं, तो 2 दिए हुए हैं, तो 2 के पोटेशियम ऑक्सीजन को देखेगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, इस वाली जगह पे बताओ, इस वाली जगह से ले लो, 4 है यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो आप एक काम करो, 2 ही काम में लो यहाँ से। ठीक है, ट्वाइस KO और यहाँ से 2 हाइड्रोजन काम में ले लिए। ठीक है, ट्वाइस KOH तो आपका बन गया। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे कि सर यहाँ से 2 काम ले लिए तो 2 ऑक्सीजन बची हुई है। अच्छा सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन काम ले लिए, 2 बचे हुए हैं, यानी कि वापस से क्या बन जाएगा, H2O2। यानी कि यहाँ से बात समझ में आ गई कि सर आप यहाँ पे क्रिया कैसे भी करा दो, आपका जो H2O2 है ना वो तो बन ही बन रहा है। ठीक है, इसको सही से लिख देता हूँ, क्या बन रहा है आपका, H2O2 तो बन ही रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, बढ़े आगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं यहाँ पे हेलोजन के साथ में क्रिया। ठीक है, हेलोजन पता ही है आपको। ठीक है, वर्ग 17 सभी ने देखा होगा। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको पता है सर उसको तो एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ध्यान से समझो, पहले वर्ग की बात कर रहा हूँ, सेकंड वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हेलोजन से तो आपको पता ही है सर हेलाइड यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो हेलाइड तो बनेंगे ही बनेंगे, दोनों साइड में बनेंगे। अच्छा जी, यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे फर्स्ट ए वर्गों की, तो यहाँ पे क्या फर्स्ट ए वर्ग के सदस्यों की, तो 2 मोल कोई सा भी ले लो। ठीक है, और यहाँ पे X2, आपको पता है कि ये सिंगल X फॉर्म में नहीं पाया जाता है ना। जब भी मैं बात करूंगा F की तो वो F में नहीं पाया जाएगा, वो F2 में पाया जाएगा भैया, है ना। Cl2 पाया जाएगा, Cl नहीं होता है ना। इस तरह से हम बात करते हैं। ठीक है,
Br2 होता है, Br कुछ नहीं होता। यानी कि जो इनकी प्रकृति में पाई जाने वाली जो स्थिति होती है ना, वो कुछ इस प्रकार की होती है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे x2 लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है सर यहाँ पे 2x है, 2m है, तो ट्वाइस mx बना दो। ठीक है, अच्छा इसको भी देख लो, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, mx2 बनाएगा। बस यहाँ पे छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि सर यहाँ पे हमने 2 मोल लिए हैं, यहाँ पे मुझे 1 मोल लेना है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा LiX की हम बात करते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सह संयोजक बंध बनाएगा। ठीक है, और सह संयोजक बंध जब भी बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनाता है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये केमिकल बॉन्डिंग में भर के पढ़ाया है क्या, फायंस। ठीक है, फायन रूल वहां पे पढ़ाया हुआ है, तो ये इसका आंसर होगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि BeX2, MgX2 या फिर LiX, तीनों में से कुछ भी दे दिया जाए तो ये कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का उत्तर रहेगा क्या, फायंस रूल। ठीक है, फायंस रूल यदि आपको ध्यान है तो आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, बट यदि एस ब्लॉक से क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब आपको फायन रूल की विस्तृत जानकारी देने में कोई वहां पे दिलचस्पी नहीं है और नहीं एग्जामिनर को सुनने में है। ठीक है, सिर्फ ये वाला नाम लिख दो भैया, क्या, फायंस कारक। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब बात कर लेते हैं हेलोजनस क्रिया की अभिक्रियाशीलता की बात कर लेते हैं कि हैलाइड बनाने की प्रवृत्ति जो है वो किस प्रकार से वेरी हो रही है। यदि मैं बात करता हूं पहले वर्ग की, तो लिथियम से सीजियम पे यदि हम जाते हैं ना, तो यहाँ पे प्रवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि रेडियस भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी भैया क्या हो रही है, प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मोस्टली चीजें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 99% चीजें आपको वही मिलने वाली है। ठीक है, तो दिमाग लगाना ही नहीं है, क्यों अलग अलग करके पढ़े। चलो जी, अब बात करते हैं यहाँ पे BeCl2 की, आ जाइए भाई। ठीक है, BeCl2 बहुलक प्रकृति का होता है, हमें इसकी संरचना बनानी है। ठीक है, तो ये कुछ केज टाइप स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, कुछ ये केज टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर देगा, उसको आप देख लिए। बेरिलियम सेंट्रल एटम मानना है। ठीक है, Cl2 की बात कर रहा है, एक Cl इधर चिपका दो, एक Cl आप यहाँ पे चिपका दीजिए। बेरिलियम एक Cl इधर चिपकाया, एक Cl इधर चिपकाया, बेरिलियम एक Cl इधर चिपकाया, एक Cl इधर चिपकाया। सर कितने चिपकाने, मन मर्जी पड़े जितने यहाँ पे रख दो, एक श्रृंखला बनेगी, एक श्रेणी बनेगी, केज टाइप वो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे देखिए केज ही बन रहा है, देख लो भाई, है ना, पिंजरे में बंद हो जाओ यहाँ पे। चलो जी, बढ़े आगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं यहाँ पे जल के साथ में अभिक्रियाशीलता। सबसे पहले हमने देखा वायु के साथ, फिर उसके बाद में देखा ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे क्या, हेलोजन के साथ में। अच्छा, एक और देखा था बीच में। अच्छा, उसके बाद में हमने बात की इसके बारे में यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया में। ठीक है, अच्छा, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको पता है सर, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन तो वहां पे होगा ही होगा, और हाइड्रोक्साइड ये बनाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें भैया ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो यहां भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहां भी हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहां भी H2 गैस मुक्त होगी, यहां भी H2 गैस मुक्त होगी। रिएक्शंस आप ध्यान रखिएगा, यहां पे आप 2 मोल लेते थे, यहां पे 1 मोल लेते थे, क्या पहले भी ऐसा ही किया था क्या, बिल्कुल भाई ऐसा ही किया। यहां पे 2 मोल लिए हैं, हमने 1 मोल लिया है। ठीक है, चलो जी, 2 मोल H2O लिया, 2 मोल H2O लिया। अच्छा, यहां से आपको क्या करना था, मैंने पहले ही बता दिया कि भैया हाइड्रोजन गैस मुक्त करनी है। अब हाइड्रोजन गैस मुक्त करोगे तो यहां भी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दो, यहां भी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दो, यानी कि आपने हाइड्रोजन 2 मुक्त कर दी। अच्छा, हाइड्रोजन 2 मुक्त हो गई, इसका मतलब ये हो गया भैया कि ये 2 हाइड्रोजन तो यहां से खत्म हो गई। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन का भी काम यहां पे खत्म हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ मुझे यहाँ पे कि OH कितना बचा हुआ है, OH कितना बचा हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे OH कितना बचा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे OH देखेंगे तो 2 बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखें तो M कितना है, 2 है, यहाँ पे M कितना है, 1 है। ठीक है, यदि मैं कुछ गलती ऐसी कर देता हूं तो यहाँ पे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे M कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, इसलिए मैं OH के नीचे 2 चिपका दूंगा, MOH2 यहाँ बना दूंगा और ट्वाइस MOH यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, वापस से वही LiOH, BeOH2, MgOH2 सहसंयोजक कंपाउंड बनाते हैं। कारण क्या रहेगा, फायंस। ठीक है, जैसा कि इधर हमने हेलोजेंस में देखा था। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पे किसी को नहीं है। वापस से वही बात करेंगे, लिथियम से सीजियम पे जा रहे हैं, बेरिलियम से बेरियम पे जा रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कम होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, चलो जी, अब क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में आता है ध्यान से समझना। वैसे तो ये आगे का है क्वेश्चन, बट फिर भी मैं पहले ही बता दूं आपको, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के समान व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इसका मुख्य कारण क्या रहेगा, विकर्ण संबंध, जो कि हम पढ़ेंगे भैया कहां पे,
नेक्स्ट क्लास में बेरिलियम का असंगत व्यवहार भी देखेंगे, ठीक है। वहां पे हम विकर्ण संबंध भी देख लेंगे, लिथियम का असंगत व्यवहार भी हम देख लेंगे, ठीक है। अगली क्लास में तो एक काम करेंगे, लिथियम का देख लेंगे, फिर उसके बाद में बेरिलियम का बाद में देख लेंगे। क्लियर है? चलो जी, अब लास्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आखिरी अभिक्रियाशीलता, ठीक है, रासायनिक गुणों का सबसे लास्ट, नाइट्रोजन के साथ में ये किस प्रकार से क्रिया करती है, उस चीजों को थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें केवल लिथियम धातु ही N2 के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है, ठीक है। ओनली ऑन कौन क्रिया करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या क्रिया करेगा यहाँ पे, लिथियम धातु, ठीक है। अच्छा जी, क्रिया करके क्या बनाएगी, यहाँ पे नाइट्राइड बनाया, ठीक है। सामान्यतः इस वर्ग के सभी धातुएं नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एक मैग्नीशियम का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रतिक्रियाशीलता, या फिर बोल सकते हैं कि अभिक्रियाशीलता नाइट्रोजन के प्रति क्या होती है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ए वर्ग में आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो जो नाइट्रोजन के प्रति क्रियाशीलता रहेगी वो घटेगी या बढ़ेगी, तो आपको इस जगह पे ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तक हम बढ़ते बढ़ते करते आ रहे हैं, इसमें आप बढ़ते मत कर देना, घट रही है यहाँ पे, ठीक है। रीजन क्या रहेगा, N2 जो रहता है वो क्या करेगा, यहाँ पे N2 बंद क्या होता है, कोवेलेंट प्रकृति का, कोवेलेंट नेचर का होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु N2 बंद के साथ आयनिक होने लगता है, जिससे स्थायित्व में कमी आती है, मेन इंपॉर्टेंट रीजन की है, ठीक है। और इसी वजह से फर्स्ट ए वर्ग में केवल एलाई धातु ही नाइट्रोजन के साथ में क्रिया कर पाती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पे किसी को नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने रासायनिक गुण जितने भी थे बचे हुए वो पूरे कर लिए हैं। सबसे लास्ट में हमने पढ़ा क्या भैया, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में क्रिया, उसके पहले क्या पढ़ा यहाँ पे, जल के साथ में, उसके पहले क्या पढ़ा हमने, हेलोजन के साथ में, उसके पहले ऑक्सीजन के साथ में, उसके पहले हमने वायु के साथ में अभिक्रिया, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगली क्लास में, तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।